सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे एंड आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, ऐसा उम्मीद करते हैं। तो आप सभी का स्वागत है स्टडी लाइफ के इसी यूट्यूब चैनल पे। मैं अनु सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हमारा सीट मेटल का क्लास चल रहा था और सीट मेटल का क्लास नंबर आज 4 है और आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं टूल्स एंड इक्विपमेंट्स यूज्ड फॉर सीट मेटल। यहाँ से लगभग आपके एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि डेफिनेटली आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। टूल्स से आपके एक से दो सवाल बिल्कुल बनते हैं। अगर आपने PYQ लगाए होंगे तो आपको पता होगा, आइडिया होगा कि इसमें से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो अगर आप तक अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर से शेयर करें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खास करके CBT2 को लेकर के। चाहे आपका ट्रेड पेपर की बात हो, चाहे अब कुछ दिनों के बाद हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे आपका बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग, तो वो उसमें भी आपका बहुत ज़्यादा योगदान रहेगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी बच्चे क्लास को ज़रूर से शेयर करेंगे, क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज हम सीखेंगे टूल्स एंड इक्विपमेंट्स फॉर द सीट मेटल, यानी कि सीट मेटल के लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। उन सभी को हमें एक एक करके सीखना होगा। तो ये कुछ टूल्स हैं जिसके बारे में आप आमतौर पे जानते होंगे। जैसे हैमर का मतलब हथौड़े होता है ना। पिक्सो, ये जो आप काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये होता है ग्लू, कहीं पे चिपकाना है तो ग्लू का इस्तेमाल करेंगे। ये होता है मंकी रिंच, ये रिंच आपने कभी ना कभी इस्तेमाल किया होगा। ये स्क्रू होता है। दिस इज़ द लेबल, है ना, दिस इज़ द लेबल। और ये एनविल होता है जिसके ऊपर रख करके हम पिटाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये होता है चैन सो, काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी एक मूवी आई थी मार्को, तो उसमें इसको बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया था। आप सबने उसको देखा होगा, है ना, आप सबने उसको ज़रूर से देखा होगा। ये होता है एक्स, कुल्हाड़ी इसको बोलते हैं। नेल कैलिपर, उसके बाद प्लायर्स, ये वायर्स वगैरह को कट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये नेल्स को अपने काटने के लिए इस्तेमाल किया होगा और इसको हम इस्तेमाल मेटल्स में भी करते हैं। स्क्रू ड्राइवर आपने देखा ही होगा, कहीं पे स्क्रू कसना है, खोलना है तो स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करते हैं। यह है हैंड सो, ये होता है चैन सो जिसको हम इलेक्ट्रिकली चलाते हैं। और ये होता है हैंड सो जिसको अपने हाथों से ऐसे करके हम कटिंग करते हैं। यह स्पेड है, उठाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये ब्रश है, आपने ब्रश को भी देखा होगा कहीं ना कहीं। मेजरिंग टेप है, सिकल है, रोप है, बोल्ट है और नेल्स हैं, रिंचेज है, एनविल है और वेजेज है। तो ये कुछ मेटल टूल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम मेटल्स के कामों के लिए करते हैं। मतलब खास करके हम बात करें तो सीट मेटल के लिए काफ़ी ज़्यादा ये यूज़ करी जाती है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप में से किसी बच्चे ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग को चूज़ किया है, मैकेनिकल ट्रेड को चूज़ किया है, ठीक है, तो मैकेनिकल ट्रेड के लिए आईसी इंजन के ऊपर एक ई बुक लॉन्च हो चुका है। आईसी इंजन के ऊपर एक ई बुक लॉन्च हो चुका है और ये जो ई बुक है वो आपके 20 मार्क्स को कवर करेगा। क्या सर हमें सिर्फ ये ई बुक पढ़ने से 20 मार्क्स मिल जाएंगे? बिल्कुल भी। अगर आप इस अगर आप इस ई बुक को पढ़ते हैं, इसके साथ हमारे चैनल पे आपको 15 क्लासेस मिल जाएंगी, 15 क्लासेस मिल जाएंगी आईसी इंजन की। वो क्लासेस को अगर आप कर लेते हैं और ये पीडीएफ को पढ़ लेते हैं तो मेरा ये वादा है कि आपका यहाँ से 18 नंबर कहीं नहीं जा रहा, 18 मार्क्स आपका कंफर्म तरीके से बन जाएगा, ठीक है। और आप जानते हैं कि आपको पास होने के लिए 27 नंबर की ज़रूरत है। 27 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, जिसमें से 20 नंबर आपका आईसी इंजन कवर करता है। टोटल इसमें 14th चैप्टर है। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं। अगर आप इसी बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं तो ये दिए गए नंबर पे, नंबर मैं लिख देता हूँ 7973931910। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप करेंगे। क्या करेंगे? व्हाट्सअप करेंगे। कैसे? तो ये पेमेंट स्लिप है, इसको आप मतलब पेमेंट करने के बाद पेमेंट स्लिप अलॉन्ग विथ योर नेम, अपना नाम और पेमेंट स्लिप जो आपने पेमेंट करी है, कितनी पेमेंट करनी है, 49 रुपीज़ की पेमेंट करनी है। पेमेंट करने का क्या तरीका होगा, तो आप फ़ोनपे से, गूगल पे से इसी नंबर पे कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये आप QR कोड भी स्कैन कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से चाहें तो आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं कि आपको किस तरीके का कंटेंट यहाँ पे मिलने वाला है। तो डेमो लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएंगे, वहाँ पे सारी PDF आपको मिल जाएंगे। क्लास से रिलेटेड जो भी PDF होते हैं वो सारी की सारी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो फिलहाल हम बात कर रहे थे कि इन टूल्स के बारे में हमें इस क्लास के अंदर सीखना है कि भाई इनका इस्तेमाल करता है, कहाँ करते हैं और किस तरीके से करते हैं। ये भी वो टूल्स हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इसका मैं PDF डाल दूंगा, उसको अच्छे तरीके से देख लेना। जैसे बोल्ट हो गया, नेल्स हो गया, स्क्रू ड्राइवर, जो हमने पिछले देखा वही थोड़ा सा डिटेल फॉर्मेट में यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं।
तो हम क्या सीखेंगे, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स फॉर द शीट मेटल वर्क। अगर शीट मेटल वर्क करना है तो हमें कौन कौन सा टूल का इस्तेमाल करना है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होंगे, ठीक है, ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पे सीख रहे होंगे। तो कई प्रकार के टूल्स होते हैं, जैसे कटिंग टूल्स होते हैं, बेंडिंग टूल्स होते हैं, यानी कि कई प्रकार के अलग अलग तरीके के हम टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो एक एक करके हम उन सभी टूल्स के बारे में सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहला होगा कटिंग टूल, मतलब ये वो टूल्स होंगे जिनको हम कटिंग करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। आमतौर पे ये हैंड टूल कहलाते हैं। देखो अगर हम टूल्स की बात करें ना, टूल्स की अगर हम बात करें तो आपके टूल्स दो तरीके से होते हैं। आपके टूल्स दो तरीके का होगा, एक होगा हैंड टूल्स। अच्छा, हैंड टूल्स का मतलब क्या होगा, जिसको हम अपने हाथों से चलाएंगे। इसको हम मैनुअली भी कह सकते हैं, मैनुअली भी कह सकते हैं, मतलब इसको हम खुद ही पकड़ करके अपने हाथों से चलाएंगे। और कुछ होगा ऑटोमेटेड। ऑटोमेटेड का मतलब होता है, ऑटोमेटेड कह सकते हो या मशीनिंग कह सकते हो, मशीन कह सकते हो, यानी कि इसको चलाने के लिए कहीं ना कहीं हमें मोटर की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी, मोटर की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर मोटर की आवश्यकता पड़ेगी तो उसको हम ऑटोमेटेड या फिर मशीन कहेंगे, और जो अपने हाथों से चलाएंगे उसको हम बोलेंगे हैंड टूल। तो अभी जो हम सीख रहे हैं इनमें से ऑलमोस्ट क्या होंगे, हैंड टूल होंगे। तो सबसे पहला होगा हैंड सीयर। हैंड सीयर क्या होता है, इसको स्नाइप्स के नाम से भी जानते हैं। ये स्ट्रेट और कर्व्ड एविएशन स्नाइप को यूज़ करने के लिए, मतलब कटिंग करने के लिए इस्तेमाल हम करते हैं किसका, हैंड सीयर। और जिसको स्ट्रेट और कर्व अगर हमें कहीं पे कटिंग करनी है तो वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। देखो सीयर का मतलब होता है कटिंग करना, सीयर का मतलब क्या होता है, कटिंग करना। तो हैंड का मतलब हाथों से इस्तेमाल करके। जैसे आपने देखा था, सॉ देखा था, है ना, क्या देखा था, सॉ देखा था, हैंड सॉ। हैंड सॉ देखा था आपने, कुछ इस तरीके की डिवाइस होती है। अगर मैं एग्जैक्टली बनाऊं तो कुछ ऐसे डिवाइस आपने देखे हैं, ठीक है, इस तरीके से ऐसे लगे होते हैं, थोड़ा सा आगे चल के ऐसे पतला हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसी हैंडल लगी होती है। फिर इसको पकड़ के हम ऐसे क्या करते हैं, कटिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं बेसिकली। इसी तरह होता है बेंच सीयर। बेंच सीयर क्या होता है, हैवी ड्यूटी कटिंग टूल, मतलब काफ़ी ज़्यादा अगर मोटी सीट है जिसकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है, अगर उसको हमें कट करना है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, बेंच सीयर का इस्तेमाल करेंगे। माय डियर, अभी जो हम पढ़ रहे हैं इसका नाम है कटिंग टूल, ठीक है। उसके बाद है निबलर्स। निबलर्स क्या होते हैं, यूज्ड फॉर इंट्रिकेट द कट्स, मतलब कि अगर कहीं पे कट लग गया है तो उसको हमें अच्छे तरीके से कटिंग करनी है, स्मूथ तरीके से कटिंग करनी है, तो वहाँ पे हम निबलर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, वहाँ पे क्या करेंगे, निबलर का इस्तेमाल करेंगे। अगला होगा पावर सीयर। पावर मतलब नाम से ही हो गया, पावर का मतलब यहाँ पे हम मोटर का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे माय डियर, मोटर का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ये इलेक्ट्रिकली होगा और न्यूमेटिकली होगा। न्यूमेटिकली पावर्ड मतलब ये इलेक्ट्रिकली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इसमें दी जाएगी, या फिर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इसको हम किसी दूसरे चीज़ों से अटैच करके भी चला सकते हैं, रन करा सकते हैं। तो माय डियर अभी हमने सीखा, ये था हमारा कटिंग टूल्स, यानी कि वो टूल्स जिनको हम कटिंग करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगला होगा बेंडिंग और फॉर्मिंग टूल्स। तो कई बार हमें बेंड करने की ज़रूरत पड़ती है। देखो ये सारी जो इक्विपमेंट्स हैं ना, सारे जो टूल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं सीट मेटल को अच्छे तरीके से यूज़ करने के लिए बनाई गई है। भाई सीट मेटल का अगर कोई काम करना है, फैब्रिकेशन करना है, उस पर कुछ बनाना है, उसका कुछ यूज़ करना है, तो हमें इन टूल की आवश्यकता पड़ेगी। विदाउट टूल, बिना टूल्स हम उन सीट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो देखो ज़रा, जैसे सीट मेटल ब्रेक, सीट मेटल ब्रेक। तो सीट मेटल ब्रेक अगर देखेंगे तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल क्यों करेंगे, यूज फॉर बेंडिंग द सीट। यानी कि अगर मान लेते हैं कि ये हमें बड़ी सी सीट है, अब इस सीट को हमें यहाँ से बेंड करना है, ठीक। तो बेंड करने के लिए हम क्या करेंगे, बेंडिंग इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे, बेंडिंग डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे। और वो बेंडिंग डिवाइस कौन सा होगा, सीट मेटल ब्रेक। उसका नाम क्या होगा, सीट मेटल ब्रेक। इसी तरह होता है रोलिंग मशीन। तो रोलिंग मशीन भी क्या करता है, बेंड करता है सीट को और कर्व के फॉर्म में करता है। देखो अगर नॉर्मली बेंड करना है ना, सिंपल सा बेंडिंग करनी है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, सीट मेटल ब्रेक का करेंगे। लेकिन अगर हमें उसको कर्व के फॉर्म में करना होगा, ठीक है, थोड़ा जिगजैग के फॉर्म में करना होगा, तो हम वहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, रोलिंग मशीन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से बनेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए यहाँ पे हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे, अगर ये करना है तो यहाँ पे कौन सा टूल का इस्तेमाल करेंगे, या फिर डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा बताओ रोलिंग मशीन का इस्तेमाल इनमें से किसके लिए किया जाएगा। तो उसके हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना होगा डियर, और ऑप्शन के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे बिल्कुल कर सकते हैं।
ठीक है ना, तो ऑप्शन के हिसाब से वहां पे आपको देखना होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो मैलेट्स और हैमर्स ये दोनों भी इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, मैलेट्स और हैमर आप सबने देखा होगा, ठीक है ना, मैलेट्स और हैमर आप सबने देखा होगा। ये रबर मैलेट भी हो सकता है और बॉल पिन हैमर भी हो सकता है। मतलब ये है कि ये रबर का भी बना हो सकता है या फिर आपका आयरन का भी बना हो सकता है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद स्टेक्स एंड एनविल्स, तो एनविल का आप जानते हैं कि इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है एनविल की, ठीक है, इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है एनविल की। और इस पे हम क्या करते हैं, किसी चीज को रख करके उसके शेप को चेंज करते हैं। तो शेप को चेंज करना ही तो बेंडिंग कहलाता है ना। अगर हम किसी चीज को बेंड करना चाहते हैं, मान लो कि यहाँ पे हमने प्लेट रख दिया, अब इसको यहाँ से पीटेंगे हथौड़े लेकर के, हैमर लेकर के, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये बेंड कर जाएगा। आपने घर में कंस्ट्रक्शन करवाया होगा, घर बनवाया होगा, कभी ना कभी देखा होगा, तो वहां पे हम इस चीज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे रॉड वगैरह को बेंड करने के लिए। तो ये हो गया स्टेक्स और एनविल। अभी जो हमने सीखा माय डियर वो क्या था, वो था बेंडिंग टूल। क्या था, बेंडिंग टूल था। और आमतौर पे ये हमारे हैंड टूल्स कहलाते हैं। अगला होगा ज्वाइनिंग और फास्टनिंग टूल्स। देखो, ज्वाइनिंग का मतलब होता है जोड़ना, और फास्टनिंग का मतलब होता है कि किसी चीज के सहायता से जोड़ना। जैसे आपने क्या किया, एक सीट मेटल यहाँ पे रख दिया और एक ऊपर से सीट मेटल रख दिया, दोनों को यहाँ पे रिबिट लगा दिए, दोनों में क्या कर दिया, रिबिट्स लगा दिए। तो रिबिट्स क्या होते हैं, जो इसको फास्टनिंग करेगा, जो इसको बांध करके रखेगा, ठीक है। तो ये रिबिट्स आपने जो इस्तेमाल किया, ये क्या था, टूल्स ही तो था। मतलब ये एक के ऊपर एक रख के जस्ट लाइक स्टेपलर आपने चिपका दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ज्वाइनिंग होगा और फास्टनिंग होगा। तो इसमें सबसे पहला क्या होगा, रिबिटिंग टूल्स, यानी कि रिबिट्स करने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, जो एक दूसरे को चिपकाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जस्ट लाइक आपका स्टेपलर, पेज के ऊपर पेज अगर चिपके रहे, इसके लिए क्या जरूरी होता है, स्टेपलर की जरूरत पड़ती है। आप स्टेपल करते हैं और वो चिपक जाता है। सो हैंड और न्यूमेटिक रिबिट्स, यानी कि हाथ वाला भी हो सकता है और ऑटोमेटिक भी हो सकता है। आपने देखा होगा कई बार एक मशीन आती है छोटी सी, ठीक है, उसको ऐसे लगाओ और फटाक से वो क्या हो जाएगा, रिबिट लग जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। सोल्डरिंग और वेल्डिंग, सोल्डरिंग और वेल्डिंग, तो भैया हम कई बार डिवाइस को सोल्डर भी करते हैं। जैसे सोल्डर मतलब क्या होता है, दो मेटल्स को आपस में जोड़ना। हालांकि ये हम उसमें पढ़ेंगे काफी अच्छे तरीके से, वेल्डिंग वाले टॉपिक में हम इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है ना। वेल्डिंग में हम पढ़ेंगे कि सोल्डरिंग क्या होता है, ब्रिजिंग क्या होता है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे, और वेल्डिंग की क्लासेस भी होंगे, ठीक है। पूरी मैंने जो वादा करा है ना आपको, टॉप 4 टॉपिक्स है ना, जो टॉप 4 टॉपिक्स हैं, जो हमने आपसे वादा करा है, उन टॉपिक्स को हम डेफिनेटली कंप्लीट करेंगे। जैसे ही हमारा एग्जाम का डेट आ जाएगा, एग्जाम डेट, ठीक है, और उसके बाद अगर आपका एलपी सीबीटी 1 का रिजल्ट आ जाएगा, बच्चे आप ये भी ध्यान रखना कि एबीटी सीबीटी 1 का रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, तो इसके लिए हो सके तो आप प्रोटेस्ट जरूर करें, क्योंकि आप जानते हो ये हमारा देश है और हमें यहाँ पे बिना प्रोटेस्ट का कुछ काम चलता नहीं है, ठीक है। तो अब लग रहा है कि प्रोटेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी एएलपी सीबीटी 1 रिजल्ट के लिए। तो रिजल्ट जैसे ही आएगा वैसे ही हम बिल्कुल अच्छे तरीके से लग जाएंगे, और आप सब बच्चे भी इस पर ध्यान ज़्यादा लगाएंगे, ठीक है। फिलहाल मेटल्स की अगर हम बात करें कि दो मेटल्स को अगर जोड़ना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सोल्डरिंग करना होगा, साथ में वेल्डिंग भी करना होगा। तो सोल्डरिंग और वेल्डिंग के जो टूल्स होते हैं, उनको हम ज्वाइनिंग प्रोसेस में ही तो कहेंगे। जैसे सोल्डरिंग फॉर द आयरन, स्पॉट वेल्डर, एमआईजी, टीआईजी, ये सब वेल्डर हैं, ये सब वेल्डिंग वाला टेक्निक्स है। तो वेल्डिंग वाले टॉपिक में हम इसको अच्छे तरीके से सीखेंगे। फिलहाल हम अभी ये इस पर्सपेक्टिव से सीख रहे हैं कि अगर हमें दो मेटल्स को जोड़ना है, ज्वाइन करना है, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। फास्टनर्स क्या होते हैं, फास्टनर्स और क्लैंप्स आपने देखे होंगे। फास्टनर्स का मतलब होता है पिन, है ना। तो पिन आप लगाते हो ना, तो वो पिन जो है वो फास्टनर का काम करता है। जैसे सी क्लैंप हो गया, सीट मेटल स्क्रू हो गया, स्क्रू का भी इस्तेमाल करके हम दो मेटल्स को आपस में जोड़ लेते हैं। जैसे ये हमारा सीट है, सीट नंबर 1, और ये हमारा सीट है, सीट नंबर 2। अगर इन दोनों को आपस में जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्क्रू लगा देंगे और उसको स्क्रू ड्राइवर से कस देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये आपस में जुड़ जाएगा। तो ये भी हमारा क्या हो गया, ज्वाइनिंग टूल हो गया। आ रही है बात समझ में। अगली बात है फिनिशिंग और स्मूथिंग टूल्स। कई बार होता है कि जब हमने फैब्रिकेशन किया, जब हमने सीट मेटल पे काम किया, तो सीट मेटल पे काम करने के बाद उसमें ना बहुत सारी रफनेस आ जाती है। रफनेस इतना ज़्यादा कि अगर आप उसको टच कर जाओ तो आपके हाथ भी कट सकते हैं। तो उन रफनेस को मिनिमाइज करने के लिए, उन रफनेस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको स्मूथ बनाते हैं। तो स्मूथ बनाने के भी हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है ना। पीवाई क्यू अगर लगाओगे तो ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं मिलता होगा। जैसे फाइल का इस्तेमाल करते हैं। फाइल क्या होता है, इसको हिंदी में रेती कहते हैं। क्या कहते हैं, रेती कहते हैं। आपके घर में कहीं ना कहीं होगा ही होगा।
तो आपने इसको घर में भी इस्तेमाल किया होगा, कहीं पे अगर मान लो कि मेटल तोड़ रहे थे, टूट गया, अब उसमें हम रेती चला देते हैं, है ना, उसमें क्या करते हैं, फाइल चला देते हैं ताकि वो बिल्कुल स्मूथ हो सके। उसके बाद रैस्प होता है, रैस्प आपने ये दोनों ही डिवाइसेस घर में देखे होंगे। तो इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे क्या, रफ सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए, ठीक है। खास करके जो एज होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं, उनको हम उसमें क्या करते हैं, स्मूथ करते हैं। एंगल ग्राइंडर, तो ग्राइंडर भाई इस्तेमाल होता है किसके लिए, ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग करने के लिए। तो ग्राइंडर जो आमतौर पे आपने देखा देखा होगा, तो उन ग्राइंडर का इस्तेमाल भी हम करते हैं किसके लिए, सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए। बफरिंग बफलिंग बफलिंग एंड पॉलिशिंग, व्हील्स, तो कई बार व्हील्स आपने देखे होंगे, जैसे इस तरीके के व्हील्स होते हैं, वो लगातार बहुत तेजी से मूव कर रहे होते हैं, और यहाँ पे ला करके हम क्या करते हैं, सीट मेटल को रखते हैं, जिससे क्या होगा, अगर यहाँ पे रफ है तो ये वाला सीट मेटल धीरे धीरे क्या हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम सीजर वगैरह को साइनिंग करते हैं, तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा फिनिशिंग का ही तो एक तरीका है ना। उसके बाद डिबरिंग, डिबरिंग क्या होता है, डिबरिंग क्या होता है, रिमूव्स द शार्प एजेस, है ना। जैसे मान लेते हैं कि आपने एक बड़ी सी सीट थी, ठीक है, उसको बीच से कट कर दिया, थोड़ी मोटी थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे डिब्रीज आ जाएंगे। डिब्रीज मतलब क्या होगा, डिब्रीज मतलब छोटी छोटी सी नुकीली चीजें निकल जाएंगे। अगर आपने इसको रिमूव नहीं किया तो हो सकता है कि किसी इंसान को ये नुकसान पहुंचा दे, मतलब कोई इंसान इसको टच करे, टच करते ही उसके हाथ में क्या हो जाएगा, कट लग जाएगा। तो इन सब से बचने के लिए, इन सब से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसके डिब्रीज को रिमूव करते हैं। और रिमूव करने के हमारे पास जो टूल्स होते हैं उसका नाम क्या है, डिबरिंग टूल्स। क्या नाम है उसका, डिबरिंग टूल्स नाम है। क्लियर है सभी को। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, टोटल 5 तरीके के टूल्स हो जाएंगे। अगला है मेजरिंग और मार्किंग टूल्स। अब सीट मेटल में कई बार हमें क्या करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा, सीट मेटल को मेजर करना पड़ेगा, और जरूरत पड़ने पे मार्क भी करना पड़ेगा। तो मेजरिंग और मार्किंग टूल्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या क्या होंगे, जैसे कि स्टील रूलर, ठीक है, स्टील रूलर आपने देखे होंगे, आपने कभी न कभी इस्तेमाल किया होगा। इस तरीके के रूल्स होते हैं, स्टील का बना होता है, ठीक है, तो उसका इस्तेमाल हम करते हैं किसके लिए, मेजरिंग करने के लिए, ठीक है। उसके बाद टेप आपके पास रहता ही है, मेजरिंग टेप, जिसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, दो टेप भी बहुत ज़्यादा तरीके के होते हैं, एक होता है नॉर्मली ओपन होता है, एक होता है जिसमें एक तरफ से स्टील का लगा होता है और दूसरी तरफ से कुछ इस तरीके से ऐसे होता है, ठीक है। तो ये वाला हम आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं अपने सीट मेटल काम के लिए। स्क्राइबर क्या होता है, ये मार्किंग के लिए की जाती है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज द वीवीआई क्वेश्चन। न जाने कितनी बार, चाहे वो जेई की बात करें, एलपी सीबीटी 2 की बात करें, या फिर आप एसएससी जेई की, आरआरबी जेई की, हर जगह पे ये सवाल पूछा गया है कि स्क्राइबर का यूज क्या होता है। स्क्राइबर कुछ इस तरीके से डिवाइस होती है, मतलब इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है ना, यहाँ पे नुकीली चीज ऐसे निकली होती है और यहाँ पे ऐसे कुछ इस तरीके से होता है, और इसका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं। क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमें ये एक सीट मेटल है और हमें यहाँ से ऐसे कट लगाना है, तो हमने यहाँ से मेजर तो कर लिया, पर इसको हम कैसे समझेंगे कि यहीं पे कट लगाना है, तो हम इसी स्क्राइबर का इस्तेमाल करके ऐसे इसको मार्क कर देंगे, ताकि जब हमें जरूरत हो उसको हम वहां से काट लें। कॉम्बिनेशन स्क्वायर क्या होता है, आपने स्क्वायर देखा होगा, है ना, स्क्वायर क्या होते हैं भी, इस तरीके से होते हैं। मैं इसका इसका मैं अभी आपको इमेज दिखाने वाला हूँ। राइट एंगल और स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से, है ना, जहाँ पे हम एक साथ में ही, है ना, राइट एंगल भी और सरफेस की स्मूथनेस भी चेक कर लेते हैं। ऐसे ही लगाते ही, ऐसे जैसे ही लगाओगे ना, तो वो 90 डिग्री भी चेक कर लेगा, और साथ में स्ट्रेट लाइन भी चेक कर लेगा कि मतलब स्मूथनेस है नहीं है, या कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, ठीक है, ये चीज चेक हो जाएंगे। वर्नियर कैलिपर आप जानते ही है, माइक्रोमीटर आप जानते हैं। अगर बहुत ही प्रिसीजन, प्रिसीजन का मतलब होता है कि बहुत ही एक्यूरेट, अगर बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए तो उसके लिए हम वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं। और वर्नियर कैलिपर अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है। आपके आपके अगर हम बात करें तो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में भी इससे सवाल बनते हैं, तो वहाँ पे भी आपने इसको सीखा होगा। और हम इसको और डिटेल तरीके से एक क्लास में ज़रूर इसको सिखाएंगे, ठीक है। वर्नियर कैलिपर बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रोमीटर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए इन दोनों डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। पंचेज क्या होते हैं, अगर कहीं पे हमें पंच लगानी है, कहीं पे हमें निशान लगानी है, तो उस केस में हम पंचेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे सेंटर और प्रिक पंचेज, है ना, तो पंचेज भी दो तरीके का होता है, सेंटर पंचेज होता है और प्रिंक पंचेज होता है, जहाँ पे हमें ड्रिल करना है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमें होल्स लगाना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पंच कर देंगे, और उसके बाद फिर उस होल्स को धीरे धीरे और बड़ा कर देंगे। मतलब इस हिसाब से हम इसको पंचिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं है डियर,
चलो, बाकी ये आपका ई बुक है, आप इसे परचेज ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्कोर बेहतर हो तो ये ई बुक आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरी होगा, बिल्कुल बिल्कुल इम्पॉर्टेंट होगा। इसके अलावा हमने जो आपको 4 टॉपिक वादा करे हैं, ठीक है, तो उन चारों टॉपिक के अलग अलग ई बुक लॉन्च करेंगे। अभी तो हमने आईसी इंजन का लॉन्च किया है, जैसे ही हमारा सीट मेटल कंप्लीट होगा तो हम सीट मेटल का भी ई बुक आपके सामने लेकर के आएंगे और प्राइस यही रहेगा 49 रुपीज़, ठीक है। तो ई बुक को पढ़ना है और साथ में क्लासेस को करना है और PYQ जरूर लगाना है, ठीक है बच्चा, PYQ जरूर लगाना है। PYQ ले कहाँ लगाएंगे आप? PYQ आप कहाँ से लगाएंगे? तो टेक्स्ट बुक, आप सभी के पास टेक्स्ट बुक का पास होना चाहिए और टेक्स्ट बुक में आप PYQ जरूर लगाएं। जैसे आपने मान लो कि आईसी इंजन कंप्लीट कर लिया, ठीक है, हमने जो पढ़ाया आपने आईसी इंजन कंप्लीट कर लिया, हमने जो ई बुक दिया है उसको भी आपने पढ़ लिया, ठीक है। पढ़ने के बाद आप PYQ लगाएंगे और PYQ लगाने के बाद देखें कि आपका कितना क्वेश्चन बन रहा है। आप ये ना देखें कि आपका नंबर कितना आ रहा है, क्योंकि उसमें तो बहुत सारी है ना। आप ये देखें कि आपका आईसी इंजन के ऊपर एक भी क्वेश्चन फंस तो नहीं रहा, आपका आईसी इंजन के ऊपर एक भी क्वेश्चन बच तो नहीं रहा। अगर आईसी इंजन के ऊपर बच रहा है तो आप हमें बताएं, और नहीं बच रहा है तो भी हमें बताएं। और बाकी जो भी है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम हर एक बच्चे का कमेंट पढ़ते हैं और ज़रूरत पड़ने पे रिप्लाई भी करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप करें, PYQ जरूर लगाएं। PYQ लगाने के बाद हमें बताएं कि हाँ सर आपने जो पढ़ाया, आपने जो नोट दिए हैं उसको पढ़ने के बाद हमारा PYQ का एक भी क्वेश्चन नहीं रह रहा है जो पूछा जा रहा है आईसी इंजन से, ठीक है। ऐसे ही हम सीट मेटल का बहुत ही जल्द ई बुक लॉन्च करेंगे और उसको लेकर के, है ना, और हमारी क्लासेस को जरूर पढ़ें, ठीक है। तो आपका नैया बिल्कुल बिल्कुल पार हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज क्या सीखा? टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। अब तुम कहोगे कि सर इतने ही टूल्स होते हैं क्या? नहीं, टूल्स तो बहुत सारे हैं, बहुत बहुत सारे हैं। तुम सोच नहीं सकते हो कितने तरीके के टूल्स होते हैं, पर वो सारे टूल्स हमारे एग्जाम में नहीं आते हैं। तो हमें सारे टूल्स के बारे में बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरा ये मानना है कि आपकी कंटेंट लिमिटेड होनी चाहिए और रिवीजन अनलिमिटेड होनी चाहिए, तभी जाकर के आप एग्जाम में उसको सही कर पाओगे। नहीं तो क्या लगेगा कि ये भी मैंने पढ़ा, ये भी मैंने पढ़ा, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, एंड दैट विल कंफ्यूज्ड सो मच। वो आपको कंफ्यूज करेगा, उसके बाद आपका मार्क्स जो है डेफिनेटली कम आ जाएगा। आपका टारगेट माय डियर कितने नंबर का है? 27। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस 27 मार्क्स के लिए ही पढ़ना है। और वो 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत ज़्यादा जरूरी है। टेलीग्राम में उसका PDF डला हुआ है, तो उसको डाउनलोड करके प्रिंट ज़रूर निकाल लेना, और जो हम पढ़ते चलेंगे उसको टिक लगाते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, कुछ ना कुछ सीखते रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।